ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका के सवालों पर बस स्वाति मुस्कुराकर अनिका को देखती रही। कुछ ही देर में पहाड़ की चोटी पर बने एक पेड़ के टहनी पर बैठा गरुड़ उठकर स्वाति के बिल्कुल पास आकर एक पत्थर पर बैठ गया। गरुड़ अपने पंख फैलाकर स्वाति की ओर देखकर कुछ आवाजें कर रहा था। अनिका को ये सब कुछ देखकर काफी अजीब लग रहा था। अनिका ने अपने कदम स्वाति की ओर आगे बढ़ाते हुए स्वाति से पूछा, ये क्या है सब? क्या आप इनकी भाषाएं जानती हैं? ये सब आपसे कैसे बात कर रहे हैं? अनिका के सवाल पर फिर से स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा, भाषा सीखने के लिए जुबान का होना जरूरी नहीं है, मगर दिल में इमोशंस का होना बेहद जरूरी होता है। मैं इन जानवरों की भाषा सिर्फ इसलिए समझ पाती हूँ क्योंकि मैं उनकी इमोशंस समझ पाती हूँ और वह मेरे। स्वाति की बातों से अनिका की सांसें तेज होने लगी थी। उसके दिमाग में सवालों का तूफान आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सवालों के जवाब उसे कब मिलेंगे। इन सब के अलावा अनिका के लिए अब ज्यादा सस्पेंस बर्दाश्त की बाहर हो गया था। वो जल्द से जल्द अपने सवालों का जवाब जानना चाहती थी। काफी देर तक चुप रहने के बाद अनिका ने स्वाति की ओर देखकर अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, जरा बताइए मुझे, आप करना क्या चाहती हैं? कौन से मिशन पर हैं आप? और तो और, आप इस तरह क्यों रहती हैं जंगलों के बीच? यह जगह कहाँ है? आप जिंदा हैं तो दुनिया के लिए आपको मरा हुआ क्यों साबित करना चाहती हैं? आखिर किस मिशन पर हो आप? अनिका ने एक के बाद एक अपने मन में उठ रहे सारे सवाल स्वाति की ओर देखकर दाग दिए। स्वाति भी अच्छी तरह से जानती थी कि अब वक्त आ गया था जब उसे अनिका को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। स्वाति ने अब अनिका को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहा, सब बताती हूँ, मगर मेरी पूरी कहानी सुनने से पहले तुम्हारा एक बात जान लेना बहुत जरूरी है। ये सच है कि हर बुराई का अंत अच्छाई से होता है, मगर अच्छाई कभी कभी इतनी ताकतवर बन जाती है कि वो खुद बुराई बन जाती है। अनिका को ये कहने के बाद स्वाति अपनी जगह से उठी और ठीक पर्वत की चोटी के किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। अचानक स्वाति ने अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। कुछ देर तक स्वाति ने अपनी आंखें बंद रखी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वाति अचानक कोई तपस्या साधना करने लगी। देखते ही देखते पर्वत के एक पत्थर पर बैठा हुआ गरुड़ जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाने लगा। साथ ही आसपास और कई गरुड़ हवा में उड़ते हुए नजर आने लगे। जब अनिका अपनी जगह से उठकर स्वाति के पास गई, तब अनिका के कानों पर अलग अलग जंगली जानवरों की आवाज पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गहरी खाई में बसा घना जंगल अचानक ही जानवरों की आवाज से गूंजने लगा था। जब अनिका ने हैरान होकर स्वाति की ओर देखा तो स्वाति की आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सिग्नल भेज रही थी, जिसके जरिए सारे के सारे जंगली जानवर उसके साथ कांटेक्ट हो रहे थे और बदले में शोर मचाकर स्वाति को सिग्नल भेज रहे थे। अनिका के लिए ये सब कुछ काफी हैरत अंगेज करने वाला था। जंगल से उठ रहा शोर बढ़ता गया। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वह जो कुछ भी देख रही थी वह सच था या फिर उसके मन का कोई वहम। कुछ ही देर में जंगल से उठ रहे जानवरों का शोर धीरे धीरे शांत हो गया। जैसे ही जानवरों का शोर कुछ कम हुआ, धीरे धीरे स्वाति ने अपनी आंखें खोली और अपने दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे करते हुए स्वाति ने अनिका की ओर देखा। अनिका काफी घबराई हुई और हैरान लग रही थी। स्वाति ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरो मत, ये कोई जादुई नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। मैं एक आम इंसान हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, मगर मुझे और तुम्हें जो बात खास बनाती है वो है हमारे शरीर में दौड़ने वाला हमारा खून। ये खून जिसमें मिलावट की गई है, वो खून जो हमें इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाने की काबिलियत रखता है, मगर वही खून हमें कमजोर बना सकता है। अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि बचपन में जो ड्रग स्वाति ने अनिका को दिया था, उसी के जरिए V16 पावर ड्रग का निर्माण खुद अनिका के बोन मैरो में होने लगा था। मगर अभी अभी स्वाति ने जो कहा था, उससे यह बात साफ जाहिर थी कि जो खून अनिका के रगों में दौड़ रहा था, वही खून स्वाति की रगों में भी दौड़ रहा था।
इसका मतलब ये था कि स्वाति ने अपने आप को V16 पावर ड्रग से इंजेक्ट किया था। हैरान अनिका ने स्वाति की ओर देखकर अटकती हुई आवाज में पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि V16 पावर ड्रग के सारे डोज आपने पूरे कर लिए हैं? स्वाति ने जब मुड़कर अनिका की ओर देखा तो अनिका के चेहरे पर काफी हैरानी और परेशानी एक साथ नजर आ रही थी। स्वाति ने अपनी नजरें झुकाते हुए अनिका से कहा, V16 पावर ड्रग क्या है? इसके बारे में तो अब तुम काफी कुछ जान चुकी हो। तुम्हें यह भी पता है कि पावर ड्रग के सारे 16 डोज पूरे करने के बाद इंसान के शरीर में क्या ताकत पैदा हो सकती है। तुम्हारे लिए इस बात को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे लिए मानो वो पल भर पहले की बात हो। अभी कल ही की बात थी जब तुम्हारा जन्म हुआ था। मैंने पहली बार तुम्हें अपने हाथों में लिया था। तुम्हारी वो प्यारी सी मुस्कान देखकर मुझे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नजर आने लगी थी। मगर तुम्हें जन्म देने से पहले मैं एक और आविष्कार को जन्म दे चुकी थी, जिसका नाम था पावर ड्रग। यूं कहा जा सकता है कि पावर ड्रग अगर मेरी पहली संतान थी तो तुम दूसरी। पावर ड्रग का आविष्कार मैंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि मैं मेडिकल साइंस में वो बदलाव ला सकूं जो आज तक दुनिया में कोई नहीं ला पाया था, चाहे वह आंखों का अंधापन हो या फिर एक्सीडेंट में खोए हुए हाथ पांव। मैं उस पावर ड्रग के जरिए हर चीज का इलाज करना चाहती थी। कैंसर से लेकर सर्दी जुकाम तक हर चीज का इलाज पावर ड्रग के जरिए किया जाना मुमकिन था। बस यही सोचकर मैंने पावर ड्रग का आविष्कार किया था। पावर के काफी ज्यादा साइड इफेक्ट थे। इन साइड इफेक्ट्स को दूर करने में मैंने कई साल लगा दिए थे, जहां तक कि अपनी सोशल लाइफ को पूरी तरह से ताक पर रख दिया था। मैं जानती थी कि बहुत जल्द मैं इस दुनिया की नजरों में एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन जाऊंगी। मेरे हाथों का ऐसा आविष्कार होने वाला था जो मेडिकल साइंस को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। हर इंसान को लंबी उम्र के साथ बहुत जिस्मानी ताकत देने वाला था। देखते ही देखते ये दुनिया का ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली दुनिया बन जाती। अगर इस ब्रह्मांड में कहीं और हमारी तरह कोई दुनिया मौजूद है तो मैं दावे के साथ कह सकती थी कि पावर ड्रग के जरिए हमारी दुनिया उन सारी दुनिया में सबसे शक्तिशाली दुनिया साबित होती। पावर ड्रग बनाने में मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई केमिकल कंपोजिशन को ट्राई और टेस्ट करने के बाद भी बिना साइड इफेक्ट के रिजल्ट मिलना काफी मुश्किल हो रहा था। मैं पावर ड्रग को और ज्यादा ताकतवर और बिना साइड इफेक्ट के बनाने में बिजी रही, मगर मुझे ये नहीं पता था कि जिस दुनिया को मैं इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली दुनिया बनाना चाहती हूँ, उस दुनिया के लोग खुद कितने खतरनाक हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन के फंडिंग के जरिए मैं ये सारा काम कर रही थी, अचानक मुझे पता चला कि वो ऑर्गेनाइजेशन कोई मामूली रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मकसद था इस दुनिया पर राज करना। मासूम औरतों को किडनैप करके उन्हें किंग का बंदी बना लेना, छोटे छोटे बच्चों पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करना, ये किंग के लिए बिल्कुल मामूली बात थी। उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए भी मुझे कई महीनों तक इस बात का बिल्कुल पता नहीं चला कि उस ऑर्गेनाइजेशन का असली मकसद क्या था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर वह लोग बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के पास फंड इकट्ठा करके नई दवाइयों का आविष्कार करना चाहते हैं, यही मुझे बताया गया था। मगर धीरे धीरे मुझे उनके एक्सपेरिमेंट काफी अजीब लगने लगे थे। वह लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ज्यादातर वह सारे एक्सपेरिमेंट इंसान के शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए किए जाते थे। फिर जब उन्हें मेरे पावर ड्रग के बारे में पता चला तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि वह लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सारी फंडिंग मेरे आविष्कार के लिए इस्तेमाल करेंगे। मुझे किसी भी तरह से जल्द अपना आविष्कार पूरा करना होगा। पहले तो मुझे लगा कि उन लोगों ने मेरी काबिलियत और पावर ड्रग की ताकत देकर यह फैसला लिया था, मगर धीरे धीरे मुझे पता चला कि वह लोग अधूरे एक्सपेरिमेंट को लोगों पर ट्राई करने लगे थे, और वह भी मुझसे पूछे बिना। मैं जब एतराज जताया तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि यह ह्यूमन एक्सपेरिमेंट वह लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द दुनिया को पावर ड्रग देकर करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सके। मगर मैंने कुछ ही दिनों में उनके इरादों से झूठ का पर्दा हटा लिया और ऑर्गेनाइजेशन से भाग निकली। वो लोग की भलाई नहीं चाहते थे और न ही लोगों की भलाई करने वाले थे, बल्कि अपने आप को ताकतवर बनाकर लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे।
मेरे आविष्कार को जरिया बनाकर छोटे और मासूम बच्चों की बलि चढ़ाई जा रही थी। जो आविष्कार मैंने दुनिया की और इंसानों की भलाई के लिए किया था, उसी आविष्कार के जरिए भोले भाले मासूम और छोटे छोटे बच्चों को एक्सपेरिमेंट के नाम पर मौत की घात उतारा जा रहा था। उन दिनों मेरी एक्सपेरिमेंट एक ऐसे स्टेज पर थी जो किसी भी वक्त सफल हो सकती थी। पावर ड्रग का एक आखिरी डोज V16 पावर ड्रग, अगर कोई इंसान पहले 15 डोज लेने के बाद साइड इफेक्ट को झेलकर जिंदा बच निकलता है, तो V16 पावर ड्रग हमेशा हमेशा के लिए उसके शरीर के सारे साइड इफेक्ट को मिटा कर रख देगा। और जो इंसान इस V16 पावर ड्रग को कंज्यूम करेगा, वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। मगर खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं था। चाहे कितने भी साइड इफेक्ट हो, वह एक के बाद एक छोटे छोटे बच्चों को और अपने आदमियों को, जिन्हें वो अपनी खतरनाक आर्मी का हिस्सा बनाना चाहते थे, उन्हें एक के बाद एक पावर ड्रग की डोज देने लगे। कुछ दिनों तक जिन लोगों को ये डोज दिए जाते, वो लोग बेहद ताकतवर जिंदगी गुजारते, मगर कुछ ही दिनों के बाद उन सब की मौत हो जाती। मगर खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक किंग को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी नजरों में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। वो बस एक ही चीज चाहता था, इस दुनिया पर हुकूमत और बादशाहत। जब मुझे किंग के खतरनाक इरादों के बारे में पता चला, तब मैं उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से भाग निकली। वहां से भागने के बाद मेरे साथ जो जो हुआ, मेरी जिंदगी में जो जो लोग आए, उन सभी के बारे में अब तक तुमने सब कुछ पता कर लिया है। मगर तुम एक बात नहीं जानती कि ना ही इस दुनिया में कोई और ये बात जानता है कि V16 पावर ड्रग का आविष्कार आखिर हो चुका था। मैंने पावर ड्रग के जो जो डोज तैयार किए थे, उन सभी डोज का सबसे पहला प्रयोग मैं अपने आप पर करती थी, अपने शरीर पर करती थी। मैं पहले ही V16 पावर ड्रग के 15 डोज ले चुकी थी। अब एक आखिरी डोज लेना बाकी था। उन दिनों मैं मुश्किल से 3 डोज बना पाई थी, जिनमें से 2 डोज मेरी ही प्लानिंग के मुताबिक मैंने तुम तक पहुंचाया, मगर एक तीसरा डोज भी बनाया गया था जिसके बारे में तुम भी नहीं जानती। पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा किरदार वही तीसरा V16 पावर ड्रग का डोज था। स्वाति की बात सुनकर अनिका की आंखों में अचानक ही एक सवाल उठने लगा, और वह सवाल स्वाति ने पढ़ लिया था। अनिका के दिल की बेचैनी जैसे ही बढ़ती जा रही थी, स्वाति फिर से अपने अंदाज में मुस्कुराकर अनिका को देखे जा रही थी। कुछ वक्त तक जब स्वाति ने अपनी बात आगे नहीं बढ़ाई, तो अनिका ने स्वाति से पूछा, उस तीसरे डोज का क्या किया आपने? अनिका काफी हैरानी से कुछ देर तक अपनी माँ को देखती रही। अनिका ने कुछ देर बाद एक लंबी सांस छोड़ते हुए स्वाति की ओर देखकर कहा, क्या वो आखिरी पावर का ड्रग आपने खुद इंजेक्ट कर लिया? अनिका के सवाल पर स्वाति ने अनिका की ओर देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, जहाँ तुम कहानी पूरी हुई ऐसा समझ रही हो, वहाँ से तो कहानी की असली शुरुआत हुई है। मेरे दुश्मन मेरी जान के दुश्मन नहीं थे, वो पूरी दुनिया के जान के दुश्मन थे। वो मुझसे V16 पावर ड्रग का फॉर्मूला चुराना चाहते थे, मगर एक बार एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद मैंने वो फॉर्मूला वहीं जला दिया था, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि मेरा एक्सपेरिमेंट दुनिया के लिए जितना बड़ा वरदान साबित हो सकता था, उससे भी बड़ा श्राप साबित हो सकता था। मगर मैंने आखिरी 3 डोज बचा कर रखे थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे दुश्मन इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। मेरी मौत के बाद भी एक दिन जरूर वो तुम्हें पीछे आएंगे और V16 पावर ड्रग का फॉर्मूला तुमसे चुराने की कोशिश करेंगे, जिससे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जान को भी खतरा हो सकता था। हर चीज मैंने प्लान कर रखी थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए। मगर मेरी प्लानिंग फिर से मुझे ही धोखा दे गई। तुम जिसे मेरी मौत का दिन समझ रही हो, वह दरअसल मेरी मौत का दिन नहीं, बल्कि मेरी नई जिंदगी का दिन था। मनाली में फार्मास्यूटिकल कंपनी इस्टेब्लिश करने के बाद मैंने तुम्हें गौतम गुलेरिया के हवाले कर दिया। मैं जानती थी कि वो सही आदमी नहीं था तुम्हारे परवरिश के लिए, मगर मैं ये भी जानती थी कि तुम मेरी बेटी हो, किसी न किसी तरह उसके जुल्म को बर्दाश्त कर लोगी और वह तुम्हें कभी किसी दिन जान से ना मार दी। इसीलिए मैंने डोगरा परिवार के साथ भी एक समझौता किया था, जिस समझौते के जरिए मैंने गौतम गुलेरिया और उसकी पत्नी मनीषा को मजबूर किया कि वह तुम्हारी कम से कम इतनी परवरिश करे कि तुम जिंदा रह पाओ।
ऐसा करके ही मैंने तुम्हें खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की आंखों से कई सालों तक दूर रखा। मैं जानती थी कि जिस दिन तुम बड़ी होगी, तुम्हारे अंदर जो बेहद कम मात्रा में मैंने पावर ड्रग इंजेक्ट किया था, वो एक दिन तुम्हारे खून के जरिए तुम्हारी बोन मैरो को इतना स्ट्रांग बना देगा कि एक दिन तुम्हारा बोन मैरो खुद भी सेक्टेन पावर ड्रग बनाने का एक तरह से मशीन बन जाएगा। मगर उस वक्त तुम इतनी ताकतवर हो जाओगी कि तुम्हारी ताकत दुश्मनों तक जरूर पहुंचेगी, और ठीक वैसा ही हुआ। इसके बाद की कहानी तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, मगर रहा सवाल मेरी मौत का, तो बात यह है कि जिसे तुम मेरी मौत का दिन समझती हो, उस दिन मैंने अपने आप को भी सेक्टेन पावर ड्रग यानी कि पावर ड्रग के आखिरी डोज से इंजेक्ट किया था। मैं जानती थी कि इंजेक्शन लेने के बाद कुछ ही दिनों में मैं इतनी ताकतवर हो जाऊंगी कि अकेले ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला कर पाऊंगी। मगर भी सेक्टेन पावर ड्रग का आखिरी डोज लेने के बाद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन किंग या खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा। अनिका बड़ी ही हैरानी से स्वाति की बात सुनने लगी। अगर किंग और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन स्वाति के दुश्मन नहीं थे, तो फिर कौन था स्वाति का दुश्मन, जिसके कारण स्वाति ने अपनी पूरी जिंदगी उस जंगल में गुजार दी थी। अपनी बेटी से दूर, अपने परिवार से दूर, इस तरह जंगल में जिंदगी बिताने का क्या मतलब हो सकता था। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर स्वाति की जिंदगी, या यूं कहें कि उसकी मौत का सबसे बड़ा राज क्या था। अनिका का मन पहले से सवालों से घिरा हुआ था, पर अब उसके मन में इस तरह के कई सवाल उठने लगे थे और वो इन सवालों का जवाब जानना चाहती थी। इधर स्वाति धीरे धीरे पर्वत के शिखर पर बिल्कुल किनारे तक पहुंचने के बाद गहरी खाई की ओर देखने लगी। सरसराती हुई हवाएं स्वाति की साड़ी का पल्लू और स्वाति के बालों को लहराते हुए गुजर रही थी। स्वाति को महसूस हो रहा था कि वह वक्त जो उसके हाथों से छूट गया था, वो भी कुछ इसी तेजी से उसकी आंखों के सामने से बीत रहा था। अनिका ने स्वाति के पास आकर पूछा, कौन है वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन? स्वाति ने सवाल सुनने के बाद अनिका की ओर देखा। इस बार स्वाति की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। यह चमक पहले ही चमक से बिल्कुल अलग थी। अनिका ने जब भी स्वाति की आंखों में इससे पहले देखा था, उसे स्वाति की आंखों में प्यार और अपने लिए ढेर सारी फीलिंग्स नजर आई थी। मगर इस बार स्वाति की आंखें कुछ और बयां कर रही थी। अनिका इसी बारे में सोच रही थी। उसके मन में इस वक्त उथल पुथल मची हुई थी। कुछ देर अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखने के बाद स्वाति ने मुस्कुराकर अनिका से कहा, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी मैं खुद। मेरे ही आविष्कार ने मुझे इतना ताकतवर बना दिया था कि एक दिन ऐसा आया कि मैं खुद ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। मैंने तुमसे कहा था ना, बुराई का अंत अच्छाई से होता है। ये बात तो पक्की है, मगर कभी कभी अच्छाई इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो खुद बुराई में बदल जाती है। मैंने एक गहरी प्लानिंग की जिसके जरिए मैं तुम्हें मनाली में छोड़कर अपने दुश्मनों को ये साबित करने में लग गई कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी, ताकि वो लोग हमेशा के लिए मेरा पीछा करना छोड़ दें। मौत की आड़ में तुझ पर नजर बनाए रखने की कोशिश करने लगी, जिसमें काफी हद तक मुझे कामयाबी भी मिली। मगर भी 16 पावर ड्रग के इंजेक्शन के कुछ ही दिनों बाद मेरे शरीर में वो बदलाव आए कि मेरे शरीर आम लोगों से बिल्कुल अलग हो चुका था। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान महसूस करने लगी थी, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर। जो एनटीटी कंपनी मैंने लंदन में रहते हुए स्थापित की थी, उसके लिए मैंने कुछ ऐसी प्लानिंग की कि रातों रात वो कंपनी यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी हो गई। मैं अपनी सारी प्लानिंग किसी न किसी तरीके से रेखा तक पहुंचा दिया करती थी। दुनिया के बाकी लोगों की तरह रेखा को भी लगता था कि उसकी दीदी हमेशा के लिए मर चुकी है, मगर किसी न किसी तरह मैं एनटीटी कंपनी के लिए की हुई प्लानिंग रेखा तक पहुंचाने लगी, जिसके बाद एनटीटी कंपनी की शोहरत आसमान की ऊंचाइयां छूने लगी। स्टॉक ब्रोकिंग हो, शेयर बाजार हो या कोई भी इंडस्ट्रीज हो, मैं चुटकियों में हर इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लेती थी, सिर्फ अपने दिमाग के इस्तेमाल से। बुढ़ा किंग, जिसे दुनिया पर राज करना था और जिस दुनिया पर उसे बदसाहत कायम करनी थी, वो नेचुरल डेथ नहीं मरा था, बल्कि मैंने ही उसे मारा था। मैंने समझ लिया था कि किंग को मारने के बाद दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मैंने बुराई का अंत कर दिया है। मगर उसके बाद मेरे साथ जो हुआ वो शायद किंग के साथ जो हुआ उससे भी ज्यादा बुरा था और भयानक था।
V16 पावर ड्रग ने मुझे अंदर से वहशी बना दिया था। मैं नहीं जानती थी कि कब मेरे अंदर झुलस रही बदले की भावना हमेशा के लिए जुनून में बदल चुकी थी। मैंने हर इंडस्ट्री से इतना बेशुमार पैसा कमाया कि मानो ऐसा लगने लगा था जैसे दुनिया का सारा पैसा मेरे अलग अलग बैंक अकाउंट में था और दुनिया पैसों से खाली हो रही थी। और हुआ कुछ भी ऐसा ही। 20 साल पहले जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, उसकी वजह शायद मैं ही थी। हजारों लोग बेघर हो गए थे। छोटे मोटे देश इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण बैंकक्रप्टी के कगार पर आ गए थे। यहाँ तक कि लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं बचे थे। एक ऐसी सिविल वार हुई जिसमें कई लोगों की जानें गई। सैकड़ों लोग एक दूसरे का गला काटने लगे थे सिर्फ एक रोटी के लिए। मैं ये सारे पैसे, सारी शोहरत अपने लिए नहीं चाहती थी, बल्कि तुम्हारे लिए चाहती थी, रेखा के लिए चाहती थी, उन सारे लोगों के लिए चाहती थी जिन्हें मैं प्यार करती थी या मैं जिनसे प्यार करती थी। उनके परिवार वालों के लिए चाहती थी, मगर मुझे नहीं पता था कि अपने परिवार को सुख देने की इतनी बड़ी कीमत मासूम लोगों को चुकानी होगी। मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी, जिसका पश्चाताप मैं आज तक यहाँ पर रहकर कर रही हूँ। मैं जिसे ताकत समझती रही, वो दरअसल मेरे हाथ में एक ऐसा हथियार था जो मुझे तो सुरक्षा देता था, मगर लोगों की जान लेता था। अगर शहर में रहती तो अपनी ताकत और अपनी काबिलियत के चलते मैं जरूर कोई न कोई ऐसी परेशानी समाज में रहने वाले लोगों के लिए खड़ी करती जिससे बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाता। ये दुनिया तबाही के कगार पर आकर खड़ी हो जाती। इस दुनिया को अपने आप से बचाने के लिए मैंने हमेशा के लिए अपने आप को खत्म कर देना ही ठीक समझा। दुनिया की नजरों में तो मैं वैसे भी मर चुकी थी। तुमसे भी बिना माँ के जीना लगभग सीख लिया था। मैंने कई बार सोचा कि मैं अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दूं, मगर ये भी इतना आसान नहीं होने वाला था। मैंने एक बार इन्हीं वादियों से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, मगर मेरी किस्मत ने मुझे मरने भी नहीं दिया। शरीर इतना ताकतवर बन चुका था कि ऊंची पहाड़ियों से गिरने के बाद अगर तभी मैं अपनी सांसें छोड़ देती तब तो कोई बात नहीं थी, मगर गिरने के बाद भी मुझे कुछ सांसें बची हुई थी। और तो और शरीर इतना ताकतवर बन चुका था कि कुछ ही दिनों में मेरे शरीर में फिर से जान लौट आई। कुछ सांसों के जरिए ही मेरे शरीर में मेरी जिंदगी के साथ मेरी कड़ी फिर से जोड़ दी थी। मेरा आविष्कार अब मेरा श्राप बन चुका था। कुछ दिन जंगलों में रही तो कुछ यहाँ के जंगली जानवरों की भाषा सीख गई, उनके साथ बातचीत करना सीख गई। आज मैं उनकी सिग्नल समझती हूँ, वो मेरे सिग्नल समझते हैं। यहाँ रहने के बाद कुछ ही दिनों में मेरा दिमाग उनके दिमाग के साथ कनेक्ट होने लगा और ये जगह मुझे बेहद रास आई। तब से मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ। यही मेरा परिवार है। इन्हें ना पैसों की भूख है, ना दुनिया पर कब्जा करने की लालच। ये सिर्फ सुबह उठते हैं और अपने पेट की भूख मिटाने के लिए और अपने पेट की भूख मिटाने के बाद सो जाते हैं और बाकी बचे वक्त में अपने परिवार के साथ ढेर सारा प्यार करते हैं। तब मेरी समझ में आया कि ये दुनिया कुछ ऐसी ही है। हर माँ बाप अपने बच्चों का पेट भरने के लिए सुबह घर से बाहर निकलते हैं, शाम को घर आते हैं, अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं और फिर से सो जाते हैं। अगले दिन वही जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए और इस दुनिया को इसी तरह से चलते रहना चाहिए। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ या मेरे वजह से इस दुनिया के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद एक बात मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई। ताकत होने का यह मतलब ये नहीं होता कि तुम दुनिया को बदलने निकलो। ताकत होने का मतलब यह होना चाहिए कि दुनिया जैसी चलनी चाहिए इस तरह उसे चलाने में लोगों की मदद करो। बाकी ऊपर वाले ने जिसके नसीब में जो लिखा है वही उसके साथ होगा। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम सब अपनी अपनी ताकतों और अपनी अपनी कमजोरी के हाथों मजबूर हैं। ऊपर वाले ने हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को जैसा बनाया है इस तरह हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। मैंने अपने शरीर और अपने दिमाग को बदलने की गलती की जिसकी सजा आज तक भुगत रही हूँ और शायद मेरी वजह से कहीं न कहीं तुम भी मेरे किए की सजा भुगत रही हो। आविष्कार तब तक अच्छा लगता है जब तक वह इंसान को इंसान बनाए रखे और वो इंसान की मदद करे। अगर कोई आविष्कार इंसान को बदलकर उसकी मदद करती है, इसका मतलब यह होता है कि वह आविष्कार नहीं बल्कि ऊपर वाले के खिलाफ बगावत है। अपने आप को खत्म करने की भी जब मैंने कोशिश की तो मैं
अपने आप को खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि शायद यही मेरे नसीब में लिखा था। मुझे और जीना था। ताकतवर होने के बावजूद मैं मजबूर बनकर जिंदगी जी रही हूँ, क्योंकि मेरे नसीब में यही लिखा है, हम सबको अपने हिस्से की खुशियाँ और दुख सहने हैं। इससे बचने का कोई और रास्ता नहीं है। मैंने सबसे बड़ी गलती की इस दुनिया का मसीहा बनकर, और अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी ही की हुई सारी गलतियां सुधारूं। स्वाति मल्होत्रा की पूरी कहानी सुनने के बाद अनिका बिल्कुल अस्तब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ की किस्मत को किस तरह में तौले। स्वाति के बारे में अनिका ने काफी कुछ सुन रखा था, अपनी नानी से, किशन मामा से, अंजलि मामी से। स्वाति एक ऐसी लड़की थी कॉलेज के जमाने में जिससे बाकी सारी लड़कियों को काफी जलन महसूस होती थी। अनिका ने जब भी स्वाति की तारीफें सुनी थी, तब उसे कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि शायद किसी अपने के खोने के दुख में और उसके प्यार में लोग उसकी जरूरत से ज्यादा तारीफ किया करते थे, खासकर जब वह इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं था। मगर आज अनिका ने खुद स्वाति के मुंह से उसकी कहानी सुनी, तब उसे इस बात पर यकीन हुआ कि स्वाति सचमुच कोई साधारण लड़की नहीं थी, मगर उसकी काबिलियत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। स्वाति फार्मास्यूटिकल और मेडिकल साइंस में एक चमत्कारी बदलाव लाने वाली थी। यह बात अनिका ने कई लोगों से सुन रखी थी, मगर वह नहीं जानती थी कि उसकी माँ ने सालों पहले एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, एक ऐसा आविष्कार किया था जो आविष्कार ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जो आविष्कार दुनिया की भलाई के लिए किया जाने वाला था, उसने स्वाति की पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी थी। अनिका काफी देर तक स्वाति के चेहरे के हाव भाव पढ़ती रही। इतना कुछ कहने के बाद स्वाति के चेहरे पर ना तो अनिका को कोई पछतावा नजर आ रहा था और ना ही किसी भी कामयाबी की खुशी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वाति अभी भी कुछ सोच रही थी। वह अभी भी किसी प्लानिंग में थी, एक ऐसी प्लानिंग जो शायद स्वाति सालों से करती आ रही थी। अनिका ने स्वाति से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ अब आप अपने ही किए को कैसे सुधार सकती हैं? अनिका ने जैसे ही यह सवाल पूछा, स्वाति ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और उसे वापस पर्वत की चोटी पर बनी लकड़ी की लिफ्ट के पास ले जाने लगी। लकड़ी की लिफ्ट में कदम रखने के बाद स्वाति ने उसका दरवाजा बंद कर लिया और लिफ्ट के बगल में लगी रस्सी को खोल दिया। जैसे ही नीचे की झील से बहते हुए पानी का प्रेशर लिफ्ट के साथ जुड़े हुए पहिए पर लगे बाल्टियों पर पड़ने लगा, लिफ्ट धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। जब अनिका लिफ्ट से ऊपर आई थी, तब अनिका कुदरत के बीचों बीच बने इस तकनीक आविष्कार को काफी हैरानी से देख रही थी। मगर इस बार अनिका ज्यादा बेसब्र थी यह जानने के लिए कि आखिर स्वाति का अगला कदम क्या होने वाला था। जब लिफ्ट पर्वत से उतरकर जंगल के बीचों बीच उतरी, तो स्वाति लिफ्ट का दरवाजा खोलकर धीरे धीरे वापस घने जंगलों के बीचों बीच बने अपने मकान की ओर कदम बढ़ाने लगी। अनिका ने देखा कि जैसे ही स्वाति धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, एक के बाद एक जंगली और खतरनाक जानवर स्वाति के आसपास आकर बड़े ही प्यार से स्वाति के पैरों पर अपना सर सहलाने लगे। स्वाति भी बड़े ही प्यार से जंगली जानवरों के सर पर अपने हाथ बड़े ही प्यार से फेरने लगी और धीरे धीरे अपने मकान की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका के कदम लिफ्ट के पास ही जम गए थे। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे इन जंगली जानवरों के बीच से गुजरते हुए स्वाति के पीछे जाना चाहिए या नहीं। जब स्वाति कुछ कदम आगे चलकर रुकी, तब स्वाति को एहसास हुआ कि अनिका काफी पीछे रुक गई थी। स्वाति ने मुड़कर अनिका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, आ जाओ। यह सभी जानवर जरूर जंगल में रहते हैं, मगर यह इतने खतरनाक नहीं जितना तुम समझ रही हो। यह बिना किसी दुश्मनी के किसी पर हमला नहीं करते। इंसानी आदत अब तक इन जानवरों को नहीं लगी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सभी मेरे दोस्त हैं और यह जानते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, इसलिए आज से तुम ही इन्हीं के परिवार का हिस्सा हो। बिना डरे आगे बढ़ो। यह सब जितने मेरे दोस्त हैं उतने ही तुम्हारे भी दोस्त हैं। अनिका धीरे धीरे अपने कदम स्वाति की ओर आगे बढ़ाने लगी। कुछ देर बाद अनिका ने देखा कि सारे जंगली जानवर अनिका की आंखों में आंखें डालकर उसे घूर रहे थे। अनिका को उनकी आंखें काफी खतरनाक लग रही थी, मगर अनिका जानती थी कि जानवरों की आंखें चाहे कितनी भी प्यार से भरी हो, मगर कुदरत ने उन आंखों में एक ऐसी ताकत दी थी जिसे आम इंसान देखकर हमेशा डर जाता था। पुराने दिनों में
यह कहा जाता था कि जानवरों की आंखें ही वह चीज थी जिसकी वजह से इंसान जानवरों के करीब नहीं जा सकता था। उनकी आंखों में देखते ही इंसान डर और खौफ के मारे अपने कदम पीछे हटा लेता था और इसीलिए उन दिनों में इंसान और जानवर एक दूसरे से अलग रहकर भी इस पृथ्वी पर अपनी अपनी जिंदगियां बड़े ही आराम से काटते थे। मगर जब से इंसान के हाथ में हथियार नाम की ताकत आ गई थी, तब से लेकर अब तक इंसान और जानवरों के बीच छिड़ी जंग जारी है। अनिका भी यह बात अच्छी तरह से जानती थी। जानवर कभी जानबूझकर किसी इंसान पर हमला नहीं करते थे, इसीलिए धीरे धीरे अनिका खतरनाक जंगली जानवरों के बीच से रास्ता बनाते हुए स्वाति तक पहुंची। सारे जंगली जानवर भी बड़े ही आराम से अनिका को स्वाति के साथ मकान के अंदर जाते हुए देख रहे थे। जब अनिका अपनी माँ के साथ मकान के अंदर पहुंची, तब अनिका ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर खाना पहले से लगा हुआ था। स्वाति ने अनिका को डाइनिंग टेबल, जो कि लकड़ी की से बना हुआ था, उस पर बिठाते हुए उससे कहा, यह कुछ ऐसे फल और ऐसी सब्जियां हैं जो तुम्हें सिर्फ यहीं पर मिलेंगी। इंसान का शरीर 5 धातुओं से बना है और इन फलों और सब्जियों की खास बात यह है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। जैसी कुदरत ने बनाई है बिल्कुल वैसे ही है और उनका स्वाद इसलिए इतना अच्छा होता है क्योंकि इन सब्जियों और इन फलों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। अक्सर इंसान यह चीज भूल जाता है कि कुदरत की किसी भी चीज के साथ छेड़खानी करने पर कुदरत इंसान से नाराज हो जाता है और इस नाराजगी के रूप में इंसान को तरह तरह की बीमारियां और पूरे विश्व को बड़े बड़े एपिडेमिक से गुजरना पड़ता है। अनिका के लिए अब स्वाति की बातें काफी ज्यादा मतलब रखने लगी थी। स्वाति अनिका से जो कहना चाहती थी वह अनिका अच्छी तरह से समझ पा रही थी, मगर अनिका की समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर स्वाति अपने अतीत को कैसे सुधारना चाहती थी। स्वाति ने अनिका से कहा था कि अब वह वक्त आ गया था जब वह अपनी गलतियों को सुधारे। अनिका ने स्वाति से पूछा, अब आप क्या करना चाहती हैं? मुझे नहीं लगता कि आपने कोई गलती की है। आपने तो जो कुछ भी किया वह इस दुनिया की और इंसान की भलाई के लिए किया था, मगर अनजाने में आपसे जो भी गलती हो गई है अब उसे सुधारा कैसे जा सकता है? अनिका ने जब स्वाति से यह बात की तो स्वाति मुस्कुराकर अनिका के प्लेट में खाना परोसने लगी। स्वाति ने अनिका के प्लेट में कुछ फल और बड़ी ही नेचुरल तरीके से बनाई गई सब्जियां रखे और कहा, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य के बारे में कुछ बताती हूँ। अनिका की नजरें स्वाति पर गड़ी हुई थी। धीरे धीरे प्लेट में रखे हुए फल अपने मुंह में रखकर अनिका स्वाति की ओर देखने लगी। स्वाति ने अनिका के ठीक सामने एक पुराने पेड़ की जड़ से बनाए गए टेबल पर बैठते हुए कहा, मैं अपनी की हुई गलतियों को सुधार तो नहीं सकती, मगर मेरी वजह से आने वाले दिनों में तुम कोई गलती ना करो उसे जरूर रोक सकती हूँ। स्वाति की यह बात सुनकर अनिका बड़ी ही हैरानी से स्वाति को देखने लगी। अनिका ने अपने मुंह में निवाला रखते हुए स्वाति से पूछा, क्या गलती होने वाली है मुझसे? स्वाति ने अनिका से पूछा, कुछ ऐसी गलतियां जो तुम जानबूझकर नहीं करोगी, मगर अपने दिल के हाथों और अपने परिवार के हाथों मजबूर होकर कर सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुम एक काफी समझदार और सुलझी हुई लड़की हो, बिन माँ के पली हो। तुमने इस छोटी सी जिंदगी में इतना कुछ देखा कि अब जिंदगी में अगर किसी भी मुसीबत का तुम्हें सामना करना पड़े तो तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मगर कुछ मुसीबतें ऐसी होती हैं जो हमारे परिवार तक पहुंच सकती हैं, पर जब परिवार की बात आती है तो ताकतवर से ताकतवर इंसान भी टूटकर बिखर जाता है। जैसे मैं हुई थी। जो ताकत मेरे जरिए तुम्हारे अंदर आई है वह ताकत ही इस दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। तुम्हारी ताकत को कब्जे में करने के लिए इस दुनिया में कई खतरनाक लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। आज कोई पड़ा तो कल कोई और होगा। इस दुनिया में जब तक लालच है तब तक दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने की भूख किसी न किसी इंसान के दिल में जरूर उठेगी, और जिस इंसान के दिल में यह भूख होगी वही इंसान तुम्हारा दुश्मन होगा। यह दुश्मन शायद तुम्हारे सामने भी होगा मगर तुम पहचान नहीं पाओगे, और जिस दिन तुमने मजबूरी में अपनी ताकत अपने दुश्मन के हवाले कर दी उस दिन से इस दुनिया की तबाही शुरू हो जाएगी। अनिका ने इस बार स्वाति की बातें पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। स्वाति ने अनिका को समझाते हुए कहा, तुमने नागमणि के बारे में तो सुना होगा। जो नागमणि को अपने ही मुंह में उगलता है वह नाग अपनी पूरी जिंदगी उस नागमणि की सुरक्षा करने में गुजार देता है।
क्योंकि अगर वह नागमणि किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाए जिसके दिल में लालच ने अपना घर बना रखा हो, तो वह इंसान इस नागमणि की मदद से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तुम यह समझ लो कि यह V16 पावर ड्रग भी एक नागमणि है और हमें अपनी जिंदगी देकर भी उस नागमणि को किसी इंसान के हाथ लगने से बचाना होगा। V16 पावर ड्रग तुम्हारे खून से हासिल किया जा सकता है और यह बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। इसीलिए अगर इस दुनिया को V16 पावर ड्रग की खतरनाक ताकत से बचाना है तो मुझे उस ताकत की जड़ को खत्म करना होगा। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका फटी हुई आंखों से स्वाति को देखती रही। स्वाति ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, इस जिंदगी में मैं तुम्हारी माँ नहीं बन पाई। मैंने तुम्हें जन्म जरूर दिया है, मगर इसके अलावा मेरा और तुम्हारा और कोई रिश्ता नहीं है। तुम मुझे क्या समझोगी यह तो मुझे नहीं पता। तुम इस जन्म में या आने वाले जन्मों में मुझे माफ कर पाओगी या नहीं यह भी मैं नहीं जानती, मगर मुझे माफ कर देना। आज मैं जो तुम्हारे साथ करने जा रही हूँ वह शायद इस दुनिया की कोई माँ अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकती, मगर इस दुनिया को बचाने के लिए मुझे यह करना होगा। मैंने जिस आविष्कार को जन्म दिया था उस आविष्कार से दुनिया को तबाह होने से बचाने के लिए मुझे तुम्हें मिटाना होगा। स्वाति की बात सुनकर अनिका हैरान होकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। अनिका के समझ में नहीं आ रहा था कि वह स्वाति की इस बात का क्या जवाब देती, वह क्या रिएक्ट करती। अनिका फटी हुई आंखों से बस कुछ देर तक स्वाति को देखती रही। स्वाति के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान नजर आ रही थी। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ का असली रूप क्या था। वह क्या चाहती थी? क्या वह V16 पावर ड्रग को इस दुनिया से खत्म करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए अनिका को खत्म करने वाली थी? अनिका ने स्वाति की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या करना चाहती हैं आप? क्या आपको इस बात का डर है कि कल को अगर कोई दुश्मन जाकर मेरे परिवार पर खतरा बन जाता है तो मैं मजबूर होकर अपना खून उसे दे दूंगी, जिससे वह V16 पावर ड्रग हासिल कर सके, और इसलिए आज आप उस ड्रग को ही जड़ से खत्म कर देना चाहती हैं, जिसकी वजह से आने वाले कल में इस दुनिया पर खतरा बन सकेगा। अगर आप दुनिया को बचाने के लिए यह करना चाहती हैं तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। बस मैं यह देखना चाहती हूँ कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वह मुझे कैसे मारना चाहती हैं। अनिका की बात सुनते ही स्वाति अपनी जगह से खड़ी हुई और लकड़ी के छोटे से पुल से होते हुए एक कमरे में गई। स्वाति जब बाहर आई तब अनिका ने देखा कि स्वाति के हाथों में एक इंजेक्शन है। स्वाति धीरे धीरे चलकर अनिका के पास आई। फिर से स्वाति ने अनिका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन तुमने जन्म लिया था वह दिन मेरे लिए शायद अपनी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। मेरा यकीन मानना, जब मैंने तुम्हारी मासूम और निर्दोष आंखों में पहली बार देखा था वह पल मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का पल था। मगर आज जब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने वाली हूँ तब भी मुझे उतनी ही खुशी महसूस हो रही है जितनी उस दिन हो रही थी। स्वाति धीरे धीरे अपने हाथों में इंजेक्शन पकड़कर अनिका की ओर आ रही थी। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस माँ को वो इतने सालों बाद मिली थी वो माँ अपने हाथों से अनिका की जान लेने वाली थी। अनिका के ठीक सामने अनिका की मौत खड़ी थी। जैसे ही स्वाति अनिका के पास आई, अनिका ने स्वाति को हाथ के इशारे से रुकते हुए कहा, आप ही ने मुझे जन्म दिया था और आज आप मेरी जान लेंगी तो भी मैं आपको रोकूंगी नहीं। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि आपको इस बात का डर है कि मेरी रगों में बह रहा V16 पावर ड्रग अगर किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाता है जो उसकी मदद से दुनिया को तबाह करने का इरादा रखता है तो इस दुनिया को बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसी ही बात है तो मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ दुनिया पर मंडरा रहा ये खतरा भी हमेशा हमेशा के लिए टल जाए। मगर इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जाने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जैसे आप एक माँ थी और आज मैं भी एक माँ हूँ। जाने से पहले एक बार मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। क्या आप मेरी ये रिक्वेस्ट पूरी कर सकती हैं? अनिका की बात सुनते ही स्वाति के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। इंजेक्शन पर उंगलियां फेरते हुए स्वाति ने अनिका से कहा, बिल्कुल मुझ पर गई हो तुम। जिंदगी से ज्यादा तुम्हें अपनी ममता प्यारी है। बिल्कुल मेरी परछाई हो तुम। माफ करना बेटा, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूँ
जिस बेटे के लिए मैंने ये सारी दुनिया हासिल की थी और जिस बेटे के लिए मैं ये दुनिया जितना चाहती थी, आज उसी बेटी को दुनिया से विदा करते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मगर मैं तुम्हें ये इंजेक्शन लगाऊं उससे पहले तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। इस दुनिया के लिए तुम्हारी रगों में बह रहा V16 पावर ड्रग काफी खतरनाक है और तुम्हारी मौत एकमात्र जरिया नहीं है जिसके सहारे से मैं V16 पावर ड्रग को इस दुनिया से मिटा सकूं। V16 पावर ड्रग तुम्हारी रगों में बह रहा है, ये बात सिर्फ तुम जानती हो, तुम्हारे दुश्मन नहीं। और तुम्हारे दुश्मनों को V16 पावर ड्रग तक पहुंचने के लिए तुम्हारी यादों का सहारा लेना होगा। मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी, बस तुम्हें तुम्हारी यादें छीन रही हूँ, वो यादें जो ये जानती हैं कि V16 पावर ड्रग तुम्हारी रगों में बह रहा है। स्वाति की बात सुनकर अनिका के चेहरे की हैरानी बढ़ती जा रही थी। अनिका ने स्वाति से कहा, ये आप क्या कह रही हैं? मुझसे मेरी यादें छीन लेंगी मतलब? ये सुन स्वाति ने फिर से मुस्कुराते हुए अनिका को एक चेयर पर बिठाते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ होने के नाते मैं तुम्हारी जान तो नहीं लूंगी, मगर मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे तुम्हारी यादें हमेशा के लिए छीन रही हूँ। आज के बाद तुम तुम्हारे अतीत को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगी। मैं तुम्हें अपने परिवार के पास वापस तो भेज रही हूँ, मगर शायद तुम अपने परिवार को दोबारा कभी पहचान नहीं पाओगे। ये इंजेक्शन तुम्हारी जान के लिए खतरा नहीं है, मगर ये तुम्हारे दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे अतीत को मिटा देगा। तुम अपने बच्चों से, अपने परिवार से जरूर मिलोगी, मगर रिश्ते तुम्हें नए सिरे से बनाने होंगे। तुम्हारे बच्चों को उनकी माँ जरूर मिल जाएंगी, मगर तुम्हें अपने बच्चों के लिए अपने दिल में ममता को फिर से जगाना होगा। ऐसा करना सिर्फ इसलिए जरूरी है ताकि अगर कल कोई दुश्मन तुम तक पहुंचकर तुम्हारे जरिए V16 पावर ड्रग तक पहुंचने की कोशिश करे तो तुम किसी मजबूरी में आकर भी अपने दुश्मन को ये न बता सको कि V16 पावर ड्रग को कैसे हासिल कर सकते हैं। माफ कर देना, मुझे मेरे एक आविष्कार ने तुम्हारी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया, मगर मेरा यकीन मानो, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जब तुम तुम्हारे परिवार में फिर से लौट जाओगी तब यादें तुम फिर से बना लेना। अनिका ने जब स्वाति की पूरी बात सुनी तो वो हैरान रह गई। अनिका ने धीमी और अटकती हुई आवाज में स्वाति से पूछा, क्या ऐसा करना जरूरी है? मैं जानती हूँ कि आपको इस पूरी दुनिया की फिक्र है और शायद आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती, मगर मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यादें छीनने से अच्छा है कि आप मेरी सांसें ही छीन लीजिए। उस जिंदगी का क्या मतलब है जहाँ एक माँ अपने बच्चों के सामने होते हुए भी अपने बच्चों को न पहचान सके। अनिका के चेहरे पर उदासी देखकर स्वाति ने कहा, बच्चों के लिए सिर्फ माँ का दिल ममता से भरा होना चाहिए, काफी नहीं है। कभी कभी माँ का होना ही बच्चों के लिए वरदान साबित हो सकता है। इससे पहले कि अनिका कुछ सोच पाती या समझ पाती, स्वाति ने इंजेक्शन की सुई अनिका के हाथों में लगा दी। धीरे धीरे इंजेक्शन का पूरा लिक्विड अनिका की रगों में दौड़ने लगा। उसकी आंखें भारी होने लगी थी। अनिका की सांसें भी धीमी होने लगी थी। अनिका के सामने खड़ी स्वाति अब अनिका को कुछ धुंधली धुंधली नजर आने लगी थी। तेज सांसें लेते हुए अनिका ने स्वाति की ओर देखकर भारी आवाज में पूछा, अगर मैं अब सब कुछ भूलने की ही वाली हूँ तो क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगी? स्वाति बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, पूछो, क्योंकि अब जो भी मेरा जवाब होगा वो भी तुम्हारे अतीत के साथ हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। जब तुम नींद से जागोगी तब तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। अनिका की सांसें धीमी पड़ती जा रही थी, मगर अनिका अपनी सांसों को और तेज करके बुझती हुई आंखों से स्वाति को पूछने लगी, अब आप क्या करेंगी? अनिका का सवाल सुनकर स्वाति के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ गई। स्वाति ने बड़े ही प्यार से धीमी आवाज में अनिका से कहा, मैंने तुमसे नागमणि की बात की थी ना? जिस नाग ने मणि को अपने मुंह से उगला है वो नाग पूरी जिंदगी फन फैलाए अपनी मणि की रक्षा करता रहेगा। यही मेरा धर्म है और यही मेरी जिंदगी का मकसद। स्वाति का चेहरा और भी धुंधला होने लगा था। तेज सांसें लेने की कोशिश कर रही अनिका की अब सांसें और भी ज्यादा धीमी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे अनिका की आंखें बंद होने लगी। कुछ ही सेकेंड में अनिका की आंखें पूरी तरह से बंद हो गई। सुबह के 5 बजे का वक्त था। रोहित अपने कमरे की बालकनी में यहाँ वहाँ टहलते हुए सिगार फूंक रहा था। अस्ट्रे में कई सारे सिगार के टुकड़े नजर आ रहे थे।
रोहित की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कई दिनों से रोहित सोया नहीं था। सिगार की एक के बाद एक कस लगाते हुए रोहित बस मन ही मन यही सोचता रहा कि अनिका की तस्वीरों के साथ उसे जो मैसेज मिला था आखिर वो सच था भी या नहीं। अनिका अगर सेफ थी तो फिर उसके शरीर पर इतने सारे जख्मों के निशान कैसे बने थे? अगर अनिका को किडनैप करने वाले इंसान ने अनिका के सेफ होने का मैसेज भेजा था तो अब तक उसने कोई डिमांड क्यों नहीं रखी थी? और अगर किडनैप करने वालों को कोई डिमांड रखनी ही नहीं थी तो आखिर अनिका की किडनैपिंग क्यों हुई थी? ये सारी बातें रोहित के दिमाग में एक के बाद एक घूमने लगी थी। सुबह का वक्त था मगर अभी भी आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। मारवा हाउस में सभी लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। तभी बालकनी में खड़े रोहित को सिक्योरिटी गेट पर कोई तेज हलचल होती हुई नजर आई। रोहित बड़े ही ध्यान से अपनी बालकनी से सिक्योरिटी गेट की ओर देखने लगा। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड काफी शोर मचा रहे थे। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सुबह सिक्योरिटी गेट पर क्या हुआ था जो सिक्योरिटी गार्ड इतना शोर मचा रहे थे। तभी रोहित ने देखा कि गेट से एक सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर मारवा हाउस की बिल्डिंग की ओर आ रहा था। रोहित को बालकनी में खड़ा देखकर सिक्योरिटी गार्ड रोहित के बालकनी के ठीक नीचे आया और हाँफते हुए रोहित से कहने लगा, साहब जल्दी नीचे आइए, आप जल्दी नीचे आइए और वहाँ गेट पर देखिए कौन है। ये कहने के बाद सिक्योरिटी गार्ड फिर से गेट की ओर दौड़कर चला आया। रोहित भी काफी हैरान था। रोहित तेजी से अपने कमरे से बाहर निकला और तेजी से सीढ़ियां उतरकर मारवा हाउस की बाहर निकल गया। जैसे जैसे रोहित के कदम सिक्योरिटी गेट की ओर आगे बढ़ रहे थे, रोहित ने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पर काफी परेशानी नजर आ रही थी। जैसे रोहित सिक्योरिटी गेट पर पहुंचा, एक सिक्योरिटी गार्ड ने तेज सांसें लेते हुए रोहित से कहा, साहब देखिए वो सामने एक कार खड़ी है। रोहित हैरानी से मारवा हाउस की प्राइवेट रोड पर खड़ी कार की ओर देखने लगा। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित से कहा, साहब अचानक हमने देखा कि वहाँ मेन रोड से अचानक एक गाड़ी मुड़ी और हमारे बंगले की ओर आने लगी। हम सब भी हैरान हो गए कि इतनी सुबह सुबह कौन हमारे बंगले की ओर आ रहा है। मगर देखते ही देखते कार की स्पीड काफी कम हो गई। फिर अचानक वो कार धीरे धीरे चलने लगी। हम सबको किसी खतरे का अंदाजा हुआ, इसलिए हम लोग एकदम अलर्ट हो गए। हमने अपनी अपनी बंदूकें भी कार की ओर तान ली, मगर कार बिना रुके धीरे धीरे बंगले की तरफ आगे बढ़ने लगी। फिर कुछ सेकंड बाद वो कार अचानक ही बंगले से कुछ ही दूरी पर जाकर रुक गई। रोहित हैरान होकर फिर से उस कार की ओर देखने लगा। सामने एक बड़ी सी काली गाड़ी दिखाई दे रही थी। कार का शीशा काला होने की वजह से अंदर कौन बैठा है इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल था। रोहित ने देखा कि कार के दरवाजे के पास रोहित के कुछ सिक्योरिटी गार्ड हाथ में बंदूक पकड़कर खड़े थे। तभी रोहित के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित से कहा, साहब आप आइए एक बार जरा देखिए। रोहित भी हैरानी से कार की ओर देखते हुए सिक्योरिटी गार्ड के पीछे पीछे कार की ओर जाने लगा। जब रोहित कार के पास पहुंचा तो कार की खिड़की के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित से कहा, साहब जरा देखिए, गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मेम साहब बैठी हैं। उस सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर रोहित हैरान हो गया। रोहित दौड़कर ड्राइविंग सीट के विंडो के पास आया। रोहित ने देखा कि स्टीयरिंग पर अपना सर रखकर अनिका ड्राइविंग सीट पर बेहोश पड़ी थी। अनिका को इस हालत में देखते ही रोहित ने कार का दरवाजा खोला और अनिका को जगाने के लिए स्टीयरिंग व्हील से उसको पीछे की तरफ कहने लगा, अनिका क्या हुआ तुम्हें? अनिका तुम ठीक तो हो ना? अनिका आंखें खोलो। मगर काफी देर कोशिश करने के बावजूद अनिका ने अपनी आंखें नहीं खोली। रोहित धीरे धीरे अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए अनिका को जगाने की कोशिश करता रहा। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका को क्या हुआ था। अनिका के चेहरे पर कहीं घाव के निशान तो नहीं नजर आ रहे थे, मगर ये बात रोहित की समझ के बाहर था कि अगर अनिका बेहोश थी तो फिर वो कार ड्राइव करके कैसे वहां तक पहुंची थी, और अगर कार ड्राइव करते करते अनिका को चोट लगी थी तो फिर अनिका के चेहरे पर कोई निशान क्यों नहीं था। रोहित जोर जोर से अनिका को आवाज देकर अनिका को जगाने की कोशिश करता रहा, मगर काफी देर कोशिश करने के बावजूद अनिका ना तो होश में आई और ना ही उसने अपनी आंखें खोली। तभी रोहित के बगल में खड़े गार्ड ने रोहित की ओर देखकर कहा, साहब ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है, मगर एक बार जरा देख लीजिए मैडम की सांसें चल रही है या नहीं।
उस सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर रोहित हैरानी से अनिका को देखने लगा। अनिका के शरीर में किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं नजर आ रही थी। अनिका की आंखें बंद थी और उसका चेहरा पूरी तरह से बेजान नजर आ रहा था। मगर जब रोहित ने अनिका के गले पर उंगलियां रखकर उसकी नब्ज चेक की, तब रोहित ने राहत की एक लंबी सांस ली। अनिका की नब्ज धीरे धीरे चल रही थी। तभी अचानक ही रोहित को एहसास हुआ कि रोहित को अनिका का चेहरा धुंधला धुंधला नजर आने लगा था। तब रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि जो रोहित आज तक कभी बड़ी से बड़ी मुश्किल के सामने टूटा नहीं था, उस रोहित की आंखों में आज शायद जिंदगी में पहली बार नमी दिखाई दे रही थी। अनिका को अपने सामने इस तरह देखकर रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोहित के सिक्योरिटी गार्ड भी रोहित को इस हालत में देखकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने अपने मालिक को कभी इससे पहले इमोशनली इतना कमजोर नहीं देखा था। ज्यादातर गार्ड्स काफी सालों से मारवा हाउस के लिए काम कर रहे थे और वो लोग अपने मालिक रोहित को अच्छी तरह से जानते थे। वो यह बात अच्छी तरह से समझ रहे थे कि इतने दिनों से अनिका की गुमशुदगी के बाद रोहित ने अपने अंदर इमोशंस का जो एक बांध बना रखा था, वह अनिका का चेहरा देखते ही टूट गया था, जिसकी वजह से रोहित को बिना पता चले ही रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे थे। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए रोहित ने अनिका को अपने हाथों में उठा लिया और गाड़ी से बाहर निकालकर बड़े ही प्यार से और धीमे कदमों से अनिका को संभालकर मारवा हाउस के गेट के अंदर ले गया। मगर गेट के अंदर दाखिल होते ही रोहित ने अपने घर की ओर आगे बढ़ते हुए कदम रोक लिए और रोहित के पीछे पीछे चल रहे अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लो, मुझे उस गाड़ी की हर छोटी से छोटी डिटेल्स चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही अपने मालिक की बात सुनी, कुछ सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर वापस उस कार के पास गए। सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि कार के अंदर चाबी लगी हुई थी। कार को पूरी तरह से तलाशने पर उन्हें कार में कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिस पर शक किया जा सके। कार पूरी तरह से खाली था और डिक्की भी पूरी तरह से खाली थी। कार की दोनों नंबर प्लेट भी पूरी तरह से ब्लैंक थी, उस पर कोई नंबर नहीं लिखा था। जब सिक्योरिटी गार्ड ने बोनेट खोलकर कार को चेक किया, तब उन्हें वहां भी कोई ऐसी चीज नहीं नजर आई जिससे कोई सुराग मिले या कोई खतरा नजर आए। एक सिक्योरिटी गार्ड ने आगे की ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को शुरू किया और मारवा हाउस के गेट के अंदर ले जाकर कार को अपने कब्जे में ले लिया। रोहित बड़ा ही संभल कर अनिका को धीरे धीरे घर के अंदर ले जाने लगा। सुबह का वक्त था, इसलिए घर के ज्यादा लोग जगे नहीं थे। घर के कुछ नौकर जो सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते थे, बस वो वहां से धीरे धीरे अपने दिन की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे थे। अनिका को लेकर जब रोहित घर के अंदर दाखिल हुआ, तब रात के ड्यूटी पर तैनात घर की हेड सर्वेंट दौड़कर रोहित के पास आई और कहने लगी, मैडम वापस आ गई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्या हुआ है मैडम को? मैडम ठीक तो है ना? मैं अभी बच्चों को जगाती हूँ। वैसे भी अनिका मैडम जब से गई हैं, तब से बच्चे पूरी रात जागकर अपनी माँ को याद करते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि अनिका मैडम वापस घर लौट आई हैं, तो बच्चे बहुत खुश होंगे। मैं अभी उन्हें जगाती हूँ। पर तभी रोहित ने उस नौकरानी को रोकते हुए कहा, रुक जाइए, बच्चों को अभी कुछ मत बताइएगा। सबसे पहले आप हॉस्पिटल में फोन करके हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर को कुछ और डॉक्टर के साथ यहाँ बुलाइए। अभी इसी वक्त बच्चों को कब बताना है मैं आपको बता दूंगा। रोहित की बात सुनते ही उस नौकरानी ने अनिका को हल्का सा सहारा देते हुए उसे उसके बेडरूम की ओर ले जाने में रोहित की मदद की। रोहित और अनिका के बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचते ही वो नौकरानी दौड़कर लाइफ केयर हॉस्पिटल फोन करने के लिए निकल गई। अनिका को बड़ी ही ध्यान से और संभाल कर बिस्तर पर लिटाते हुए रोहित ने अनिका के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि तुम पर क्या गुजरी होगी, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि तुमने अपने सामने आई हर मुश्किल का डटकर मुकाबला किया होगा। मगर बिल्कुल फिक्र मत करना, अब जैसे ही तुम्हारी आंखें खुलेगी सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। हम दोनों हमारे बच्चों के साथ बड़े ही प्यार से जिंदगी बिताएंगे और मैं वादा करता हूँ तुमसे कि जिस दुश्मन ने यह हरकत की है उसे पताल से भी ढूंढकर निकाल लूंगा। अगर अब मेरी जिंदगी का सिर्फ यही मकसद रह गया है कि मैं अपने परिवार को दुश्मनों की नजरों से बचाता रहूं, तो मैं जिंदगी भर ये काम करने के लिए तैयार हूँ। मगर आज के बाद किसी भी दुश्मन की बुरी नजर हमारे परिवार पर नहीं पड़ेगी। बस अब तुम कुछ देर आराम करो और जब तुम अपनी आंखें खोलोगी तो हम हमारी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करेंगे। इतना कहने के बाद रोहित ने अनिका के कपड़ों की ओर देखा
जो बेहद ही गंदे नजर आ रहे थे। ये देखने के बाद रोहित ने अलमारी से अनिका के कपड़े निकाले और फिर उसके कपड़े बदलने लगा। अनिका के कपड़े बदलते वक्त अचानक रोहित की नज़र अनिका के शरीर पर लगे जख्मों पर पड़ी, जिस पर अच्छी तरह से ड्रेसिंग की गई थी। रोहित अब ये बात सोच सोच कर हैरान हो रहा था कि आखिर अनिका के शरीर पर इतने गहरे जख्म पड़े कैसे। रोहित एक के बाद एक अच्छी तरह से जानता था कि जिसने जख्म दिए थे उसने अनिका की मरहम पट्टी नहीं की होगी, और जो इस तरह से मरहम पट्टी करता वो कभी इतने गहरे जख्म नहीं देता। इस बात से एक तो क्लियर थी कि अनिका पर जिस किसी दुश्मन ने हमला किया था उससे बचने में अनिका की किसी दोस्त ने उसकी मदद की थी। मगर अब रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अगर अनिका को कोई दोस्त मिल गया था जो दुश्मनों से बचने में अनिका की मदद कर रहा था, तो वो दोस्त सामने क्यों नहीं आ रहा था। उस एनवेलप में जिसने अनिका की तस्वीरें भेजी थी, अगर वही अनिका को बचाने वाला था तो फिर वो सीधे सीधे रोहित को कांटेक्ट करके अनिका को रोहित तक पहुंचाने में मदद क्यों नहीं कर रहा था। आखिर इस तरह से अनिका को घर भिजवाने का क्या मतलब हो सकता था। कई सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ अनिका ही दे सकती थी, और जिसके लिए रोहित को अनिका के जागने का इंतजार करना था। रोहित के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह जल्द से जल्द जानना चाहता था कि अनिका के साथ क्या हुआ था। वो कौन दुश्मन था जिसने अनिका को किडनैप किया था और उस पर इस तरह का जानलेवा हमला किया था, और वो कौन दोस्त था जो पर्दे के पीछे छुपकर रोहित के परिवार की मदद कर रहा था। कुछ ही देर में लाइफ केयर हॉस्पिटल से डॉक्टरों की एक बड़ी सी फौज मारवा हाउस में दाखिल हुई। जब आयशा को पता चला कि अनिका घर वापस लौट चुकी है तो आयशा दौड़कर रोहित और अनिका के कमरे में आई और सिसक कर रोने लगी। आयशा ने अनिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मैं जानती हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जरूर उस अक्षय वर्मा ने ही तुम्हें किडनैप करके तुम्हें मारने की कोशिश की है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुम घर वापस लौट आई, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मरने के बाद भी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती। आयशा आंखों में आंसू लिए अनिका के बिस्तर के पास बैठी रही। रोहित की दादी माँ सुहासिनी मारवा भी व्हील चेयर पर बैठी अनिका के होश में आने का इंतजार कर रही थी। दादी माँ को अनिका के लिए प्यार जरूर था, मगर दादी माँ को अगर जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी चीज की फिक्र थी तो वो थी मारवा खानदान की आन बान और शान। साथ ही साथ दादी माँ ये जल्द से जल्द जानना चाहती थी कि आखिर मारवा खानदान की बहू को किडनैप करने की हिम्मत किसने की थी। वो जल्द से जल्द परिवार के दुश्मन का पता लगाना चाहती थी और उसे सख्त से सख्त सजा देना चाहती थी। दादी माँ ने कॉल करके पहले ही पुलिस कमिश्नर को इत्तला कर दिया था कि मारवा खानदान की बहू घर वापस लौट आई थी और वो जल्द से जल्द गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे धकेल देना चाहती थी, ताकि आने वाले दिनों में मारवा खानदान के लोगों पर उंगली उठाने के किसी भी दुश्मन में हिम्मत न रहे। पुलिस कमिश्नर ने भी इस केस को स्पेशल कैटेगरी में डालते हुए अपने खास ऑफिसरों को मारवा हाउस भेज दिया था। अभी सूर्योदय नहीं हुआ था, मगर सूरज की पहली किरण दिल्ली शहर पर पड़े उससे पहले पूरे शहर में ये बात फैल गई कि मारवा खानदान की बहू घर लौट आई थी। अनिका को पूरी तरह से एग्जामिन करने के बाद लाइफ केयर हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर ने रोहित से कहा, देखिए रोहित जी, मुझे लगता है कि डॉक्टर अमृता यानी कि आपकी धर्मपत्नी अनिका जी को कोई खास सेडेटिव दिया गया है जिसकी वजह से वो बेहोश हैं, मगर ये सेडेटिव का सोर्स क्या है ये पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि जिस किसी ने भी अनिका जी को ये सेडेटिव दिया है उसने इस बात का खास ध्यान रखा है कि अनिका जी को कुछ वक्त के लिए आराम मिले, ताकि उनके शरीर पर लगे ये गहरे जख्म जल्दी से जल्दी भर जाएं। बस मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर अनिका जी को इतना हेवी डोज दिया गया था तो वो कार ड्राइव करके यहाँ तक कैसे पहुँची। डॉक्टर जो बात कर रहे थे वो बात रोहित की समझ में भी नहीं आ रही थी। पास खड़े पुलिस ऑफिसरों ने जब रोहित के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की तब उन्हें पता चला कि गार्ड ने ना तो कार में किसी को उतरते हुए देखा और ना ही कोई कार चलाता हुआ उन्हें नजर आ रहा था। लाइफ केयर हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर ने रोहित को कमरे से बाहर ले जाते हुए कहा, देखिए, मुझे लगता है अब पेशेंट को कुछ देर आराम करने देना चाहिए। ये भीड़ अगर इसी तरह इकट्ठा होती रही तो फिर हो सकता है कि जब अनिका मैडम को होश आए तो अचानक इतनी भीड़ देखकर उन्हें किसी तरह का मेंटल डिस्टरबेंस हो जाए, और ऐसी हालत में जहां हमें ये भी नहीं पता कि उन्हें कौन सी तरह की
लोकेशन दी गई है, हमें उन पर किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को जो भी पूछताछ करनी है वो एक बार मैडम होश में आ जाएं और हमें इस बात की तसल्ली हो जाए कि वो पूरी तरह से फिट हैं, उसके बाद ही तहकीकात शुरू करनी चाहिए। रोहित भी अब ये बात अच्छी तरह से जानता था कि डॉक्टर साहब जो कह रहे थे वो सच था। दुश्मनों को ढूंढने की जल्दी में होश में आने के बाद अनिका को किसी भी तरह के स्ट्रेस में नहीं डालना चाहिए। यह बात रोहित को भी रियलाइज हुई थी, इसलिए सभी लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए रोहित ने कहा, मुझे लगता है इस वक्त हमें अनिका को अकेला छोड़ देना चाहिए। हम सब उम्मीद करते हैं कि अनिका जल्द से जल्द होश में आ जाए। हमें अगला जो भी कदम उठाना है वह हम अनिका के होश में आने के बाद ही तय करेंगे। रोहित की बात मानते हुए कमरे में मौजूद सारे लोग कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर तक अनिका का चेहरा देखने के बाद आयशा भी अपनी जगह से उठकर दादी माँ को लेकर वहाँ से चली गई। सब लोगों के जाने के बाद रोहित ने जब घड़ी की ओर देखा तब सुबह के 7 बज चुके थे। बच्चों के जागने का वक्त हो गया था। रोहित तीनों बच्चों के बेडरूम में गया तब उसने देखा कि तीनों बच्चे अपने अपने बिस्तर पर बड़े ही आराम से गहरी नींद में सोए हुए थे। मगर जैसे ही रोहित ने खिड़कियों से पर्दे खोले, तीनों बच्चे एक साथ आंखें खोलकर रोहित की ओर देखने लगे। सूरज की पहली किरण तीनों बच्चों के चेहरे पर पड़ रही थी और बच्चे को रोहित के चेहरे पर मुस्कान साफ साफ नजर आ रही थी। तीनों बच्चे एक साथ खड़े होकर रोहित से कहने लगे, डैड, क्या मम्मा वापस आ गई?